कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वैक्सीन। और जिन लोगों का बैकग्राउंड बायोलॉजी होता है उनको पता ही होगा, जैसे ही वैक्सीन का नाम आता है तो आप लोगों के दिमाग में एक इंसान का नाम क्लिक करता होगा, और वो कौन है? एडवर्ड जेनर साहब। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये किस तरीके की इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं, या फिर ये कितने तरीके की होती हैं। जैसे कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो लाइव अटेन्यूएटेड वायरस से बनाई जाती हैं, कुछ हीट किल्ड वायरस से बनाई जाती हैं, कुछ टॉक्सॉइड बेस्ड होती हैं, कुछ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स होती हैं। तो क्योंकि ये अलग अलग तरीके की वैक्सीन्स हैं तो इनको बनाने का तरीका और काम करने का तरीका इनका अलग होता होगा, तो वो तरीकों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, पहली लाइन लिखी हुई है वैक्सीन के बारे में कि ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं। और स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स बिल्ड किए थे, वहां हम लोगों ने देखा था कि होस्ट की बॉडी के अंदर दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, पहली एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि होस्ट का इम्यून सिस्टम खुद ही एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद वो खुद ही एंटीबॉडीज बनाएगा। और इसी बेसिस पर कि वो खुद एक्टिवेट होगा या फिर उसे एक्टिवेट कराया जा रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी भी दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है या फिर दो पार्ट में कैटेगराइज हो जाती है। पहली हमारी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि नेचुरली कोई पैथोजन होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हो गया, और एक्टिव का मतलब अब होस्ट जैसे ही उस फॉरेन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा वैसे ही उसके लिए उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगा। तो जो होस्ट है, जब वो नेचुरली कोई पैथोजन होस्ट की बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहा है या फिर एंटर हो रहा है, और उसके बाद जो होस्ट की बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, उस तरीके की इम्यूनिटी को हम नाम दे रहे थे एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन किस तरीके की? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जो वैक्सीन्स होती हैं ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव का मतलब वही है कि होस्ट की बॉडी अपने आप से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी और एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगी। लेकिन आर्टिफिशियल का मतलब है कि इनकॉर्पोरेट इस बार हम खुद फॉरेन मॉलिक्यूल को होस्ट की बॉडी में करेंगे, ना कि जो एंटीजन है वो नेचुरली होस्ट से एक्सपोज करेगा, मतलब एक्सपोजर उसका नेचुरली होस्ट से नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आई होप आप लोगों को समझने में आया होगा कि ये जो वैक्सीन होती हैं ये एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं, और अगर एक्टिव में भी देखें तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ये वैक्सीन्स कितने तरीके की होती हैं। तो ये जो वैक्सीन्स हैं इनमें अगर टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। और इन लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन को बनाने का तरीका क्या होता है, या फिर कौन कौन सी वैक्सीन्स इस तरीके से बनाई गई हैं, वो चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि नाम ही दिखा रहा है लाइव, इसका मतलब है कि कोई वीक माइक्रोब या वीक जर्म है उसकी लाइव पार्ट को ही, मतलब वो मारा नहीं है, ना तो उसको हीट किल्ड किया है, वो लाइव फॉर्म में है। लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतना ज्यादा रोबस्ट नहीं है कि वो होस्ट की बॉडी में जा करके बहुत ज्यादा तबाही कर दे। बस इतना ही स्ट्रांग है या फिर इतना वीक है कि वो होस्ट की बॉडी में जाएगा और वो जा करके होस्ट के जो इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करा देगा। तो अगर लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स की बात करें तो इस केस में वीक माइक्रोब को लिया जाता है और होस्ट की बॉडी में इनकॉर्पोरेट करा दिया जाता है। जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में इनकॉर्पोरेट होगा वैसे ही होस्ट की जो इम्यून सेल्स है उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगी कि भाई इसके जो सीक्वेंसेस हैं वो हमारे होस्ट के प्रोटीन के सीक्वेंसेस से मैच नहीं करते, इसका मतलब ये कोई बाहर का मॉलिक्यूल है।
और जैसे ही आपकी इम्यून सेल्स को ये बात पता चलती है, वो सीधा उसको पकड़ती हैं और पकड़ने के बाद उसकी पिटाई हो जाती है। तो होता क्या है कि जैसे ही हमारी इम्यून सेल्स इस वीक माइक्रोब को पहचानेंगी, एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इसके खिलाफ होस्ट की बॉडी में जनरेट हो जाएगा और अल्टीमेटली एक मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन भी होता है। और वो जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो इम्यून सिस्टम का दिमाग होती हैं। जितना भी डेटा होता है वो उन मेमोरी सेल्स में फीड होता है कि एक पैथोजन पहली बार होस्ट की बॉडी में एंटर हुआ है या फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी बार एंटर हो रहा है। अगर दूसरी बार एंटर हुआ है तो कौन से ऑल्टरेशंस, कौन से मॉडिफिकेशन लेकर के ये आया है, और वो जो मॉडिफिकेशंस ये लेकर आया था उस मॉडिफिकेशंस के खिलाफ किस तरीके से जो हमारी इफेक्टर प्लाज्मा बी सेल्स थी उन्होंने काम किया था, ये सारा जो रिकॉर्ड होता है क्रिमिनल्स का, क्रिमिनल्स कौन है यहाँ पर, फॉरेन मॉलिक्यूल, ये सारा रिकॉर्ड हमारी मेमोरी सेल्स के पास होता है। तो यहाँ पर हमने वीक माइक्रोब को दिया जो हमें लग रहा है कि आगे जाकर के ये इंडिविजुअल की बॉडी में नेचुरली एक्सपोजर हो सकता है इसका। तो पहले ही हम लोग अगर एंटीबॉडीज बना लेते हैं तो उनकी मेमोरी सेल्स का भी प्रोडक्शन हो जाएगा, और अगर दोबारा से वही पैथोजन होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो आसानी से जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा और जो होस्ट है उसको ज़्यादा क्या नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये जो लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन्स है इनका एक डिसएडवांटेज भी होता है, और डिसएडवांटेज क्या है कि वीक माइक्रोब समझ के हमने जिसको भेजा था होस्ट की बॉडी के अंदर, कहीं अगर उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया जहां पर जाकर के वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दे, अपनी प्रोजेनीज बनाना स्टार्ट कर दे, तो फिर होस्ट की बॉडी को जो हम फायदा कराने वाले थे उस फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान। तो जो लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन्स आज तक बनाई गई हैं वो इन सारी बीमारियों के लिए, इन सारे वायरस के लिए बनाई गई हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन बनाई गई थी जिसका नाम था सेविन, उसमें लाइव अटेन्युएटेड वायरस ही यूज किया गया था। मम्प्स के केस में, रुबेला वायरस के केस में, रोटा वायरस के केस में, स्मॉल पॉक्स के केस में और ट्यूबरक्लोसिस के केस में बीसीजी वैक्सीन जो बनाई गई थी वो सारी की सारी वैक्सीन्स में वीक माइक्रोब को होस्ट की बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया था, ताकि अगर वही पैथोजन होस्ट की बॉडी में दोबारा से नेचुरली एक्सपोज हो या फिर उसका एक्सपोजर हो तो होस्ट की बॉडी आसानी से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके उसको खत्म कर दे। तो वहीं पर अगर हम दूसरे तरीके की वैक्सीन्स के बारे में बात करें तो वो है हमारी हीट इनएक्टिवेटेड या हीट किल्ड वैक्सीन्स। और इन वैक्सीन्स के अंदर क्या होता है, लाइव अटेन्युएटेड के केस में हम लोगों ने लाइव फॉर्म, मारा नहीं था उस वायरस को, बस वो वीक फॉर्म थी, और लेकिन वो लाइव फॉर्म थी, उसको हमने होस्ट की बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया था। लेकिन दूसरे तरीके की कुछ वैक्सीन्स हैं जिसमें डेड माइक्रोब को या फिर डेड जर्म को यूज किया जाता है, और इस तरीके की जो वैक्सीन्स होती हैं उसको हम नाम देते हैं हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, थोड़ा रट्टा तो है बट आप लोगों को याद होने चाहिए, यू नेवर नो, मार्क्स आप लोग फिर गवा दें। तो दूसरे तरीके की जो वैक्सीन हम बात करने वाले हैं वो है हीट किल्ड या हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। नाम ही शो कर रहा होगा कि यहां पर आपने जो माइक्रोब था उसको हीट की हेल्प से इनएक्टिवेट कर दिया है। तो इस केस में जो जर्म, जो माइक्रोब यूज किया जाता है वो डेड माइक्रोब होता है। तो पहला पॉइंट यही नोट डाउन कर लो कि इस केस में हीट किल्ड बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन यूज किया जाता है।
लेकिन इस तरीके की वैक्सीन जो है वो लाइव फॉर्म से सेफ होती हैं, स्टेबल होती हैं नेचर में। तो दूसरा पॉइंट वही है कि दे आर स्टेबल इन नेचर एंड सेफर देन लाइव फॉर्म्स। करेक्ट, क्योंकि वहां पर आपने लाइव माइक्रोब दिया था और ऐसा हो सकता है कि अगर उस माइक्रोब के लिए वो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाए होस्ट की बॉडी के अंदर जहां पर वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दे, तो जो हमने काम अपने बेनिफिट के लिए यूज किया था वो वहां हमारा अगेंस्ट, मतलब हमारे नुकसान में बात चली जाएगी। ठीक है, तो अगर अगली बात करें तो यहां पर जो रिस्पांस जनरेट होता है वो वीक रिस्पांस होता है, क्योंकि जो वायरस है या फिर जो माइक्रोब है आपने उसको हीट किल्ड करके भेजा है। एक केस में आप लोग ओरिजिनल सामान यूज कर रहे हैं, दूसरे केस में डुप्लीकेट यूज कर रहे हैं। तो ओरिजिनल वाला काम करता है। आपने वो लाइव फॉर्म दी थी तो होस्ट के इम्यून सिस्टम को ये लगता है कि ये लाइव वायरस है, लेकिन उसकी वीक फॉर्म आपने दी थी तो होस्ट की बॉडी के अंदर कोई खासा डैमेज नहीं होता है अगर वो रिवर्ट ना करे। लेकिन क्योंकि हीट किल्ड वायरस के अंदर आपने उस वायरस को इनएक्टिवेट करके भेजा है, तो जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो थोड़ा वीक होता है एज कंपेयर टू दैट ओरिजिनल फॉर्म। और वो ओरिजिनल फॉर्म कौन सी थी? जब आपने लाइव अटेन्यूएटेड वायरस पैथोजन होस्ट की बॉडी में भेजा था। तो आगे यही पॉइंट लिख लो कि यहां पर जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो वीक रिस्पॉन्स होता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन, जो हम पहले डिस्कस किए हैं। जनरेट वीकर रिस्पॉन्स और इसमें टाइम पर आपको बूस्टर डोज की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करें तो वहां पर हमने देखा था पोलियो की 7 वैक्सीन जो थी, उस केस में हम लोगों ने लाइव फॉर्म ऑफ माइक्रोब यूज किया था, वीक फॉर्म लेकिन लाइव फॉर्म यूज की थी। लेकिन अगर पोलियो की दूसरी वैक्सीन की बात करें जिसका नाम है साक, ये जो साक है जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है, यहां पर हीट किल्ड वायरस को यूज किया गया था। और 7 की बात करें तो वहां पर लाइव अटेन्यूएटेड फॉर्म यूज हुई थी। तो अगर पोलियो की बात करें तो साक के केस में जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है पोलियो के लिए वैक्सीन, यहां पर हमने हीट किल्ड वायरस को यूज किया था, हीट इनएक्टिवेटेड वायरस को यूज किया था। लेकिन अभी आगे वाले यानी पिछले वाले कंसेप्ट में ही हम देख कर आए हैं कि पोलियो की एक दूसरी वैक्सीन भी थी 7 करके, और इस 7 वैक्सीन को मेनली एशियन कॉन्टिनेंट्स में यूज किया जाता है। और इस केस में हम लोगों ने लाइव फॉर्म यूज की थी, लाइव फॉर्म, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन बनी थी 7। वहीं अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉलेरा के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, रेबीज के केस में, इन सारी डिजीज के लिए ये हीट किल्ड वैक्सीन बनाई गई थी। पोलियो के वायरस के लिए भी बनाई गई, कॉलेरा के लिए भी, इन्फ्लुएंजा फ्लू की बात करें, रेबीज के केस में भी, प्लेग के केस में भी, जो कि यर्सीनिया बैक्टीरिया कॉज करता है। तो ये जो हमारी वैक्सीन बनाई गई थी, ये वैक्सीन हमारी हीट किल्ड वैक्सीन है। तो ये हो गई दूसरे तरीके की वैक्सीन। वहीं अगर हम तीसरे तरीके की वैक्सीन्स के बारे में बात करें तो वो है टॉक्सॉइड बेस्ड वैक्सीन्स। नाम से क्या समझ में आ रहा है? कि
जो बैक्टीरिया है उसके सरफेस पर जो टॉक्सिन्स लगे हुए होते हैं, उन टॉक्सिन्स के खिलाफ इम्यून सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो इस तरीके की जो वैक्सीन बनाई गई थी, जहां पर बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन्स जो एक्टिवेटेड फॉर्म में है उनको यूज किया गया था, इस तरीके की वैक्सीन्स को हम टॉक्सॉइड बेस्ड वैक्सीन्स बोलते हैं। तो ये वाली वैक्सीन इंक्लूड करती हैं एक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो डिप्थेरिया के लिए भी और टिटेनस के लिए जो डीपीटी वैक्सीन्स बनाई गई थी, वो वैक्सीन्स हमारी टॉक्सॉइड बेस्ड वैक्सीन्स ही हैं, जहां पर इन स्पेसिफिक बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन्स को एक्टिवेटेड फॉर्म में लिया गया था और उनको होस्ट की बॉडी में जब इनकॉर्पोरेट कराया गया तो उन एक्सोटॉक्सिन्स के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। इस तरीके की जो वैक्सीन्स होती हैं जिनमें हम टॉक्सिन्स को यूज करते हैं जो बैक्टीरिया के सरफेस पर होते हैं, इन वैक्सीन्स को हम नाम देते हैं टॉक्सॉइड बेस्ड वैक्सीन्स। तो ये हो गई हमारी 3 वैक्सीन्स हम लोग डिस्कस किए हैं। पहली लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन थी, जहां पर लाइव फॉर्म वायरस की या जर्म की आप लोगों ने होस्ट की बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट की थी, क्योंकि वो लाइव फॉर्म होती है तो वहां पर जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट होता है, लेकिन खतरा भी होता है। और खतरा क्या होता है कि अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट उस वायरस को, उस माइक्रोब को होस्ट की बॉडी के अंदर मिल गया तो वो वहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है, अपनी प्रोजेनीज बना सकता है। तो वहीं उसी डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहां पे फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता, दूसरे तरीके की वैक्सीन्स बनाई गई जिसको हीट किल्ड हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स बोलते हैं। लेकिन इस केस में डेड जर्म, डेड माइक्रोब यूज किया गया, ये स्टेबल भी थी और उस वाली फॉर्म से सेफ भी थी। और वहीं अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर नेचुरली हम वायरस को नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर जो वायरस होगा या फिर माइक्रोब होगा वो हीट किल्ड माइक्रोब होगा, तो रिस्पॉन्स भी वीक जनरेट होता है और टाइम टू टाइम हम लोगों को बूस्टर डोज चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, फ्लू के केस में, रेबीज के केस में, प्लेग के केस में जो यर्सीनिया बैक्टीरिया कॉज करता है। अगर हम पोलियो की ही बात करें तो दोनों तरीके से वैक्सीन्स बनाई गई थी। जो लाइव अटेन्युएटेड फॉर्म से वैक्सीन बनाई गई थी उसका नाम है सेबिन और वो एशियन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा यूज़ होती है और इसमें हम लोगों ने लाइव फॉर्म यूज़ की थी पोलियो के वायरस की। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरी स्टॉक वैक्सीन की बात करें जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है पोलियो के लिए, वो हमारी बनाई गई थी इस दूसरी टेक्निक से जिसका नाम है हीट किल्ड वैक्सीन। तीसरे तरीके की वैक्सीन जो हम लोगों ने डिस्कस की वो थी टॉक्सॉइड बेस्ड वैक्सीन। और इस केस में क्या होता है, कोई बैक्टीरिया है उसके सरफेस पर जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगे उनकी एक्टिवेटेड फॉर्म को होस्ट की बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है और बाद में जो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। और अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो इस तरीके की वैक्सीन को हम नाम देते हैं टॉक्सॉइड बेस्ड वैक्सीन। डिप्थेरिया के केस में भी और टिटेनस के केस में जो डीपीटी वैक्सीन्स बनाई गई हैं वो एक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन्स को ही लिया गया और होस्ट की बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करा दिया। कुछ और वैक्सीन्स भी बचती हैं जैसे सब यूनिट वैक्सीन हुई, स्क्रीनशॉट लेना हो, अब मैंने मिटा दिया है। तो चौथी तरीके की वैक्सीन देख लेते हैं जिनका नाम है सब यूनिट वैक्सीन। और ये जो सब यूनिट वैक्सीन होती है इसमें स्पेसिफिक तरीके के एंटीजन को यूज किया जाता है। सब यूनिट वैक्सीन यानी इम्यूनाइजेशन के लिए होस्ट की बॉडी के अंदर जो
स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं पैथोजन के, उनको होस्ट की बॉडी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उसके बाद होस्ट की बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो पहली बात यही लिखो कि इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन ऑफ पैथोजन। और क्यों कर रहे हैं ये, इम्यूनाइजेशन होस्ट की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को जनरेट करने के लिए हम यहां पर स्पेसिफिक तरीके के जो एंटीजन होंगे जो उसी पैथोजन के हैं और किसी पैथोजन में वो स्पेसिफिक एंटीजन नहीं होगा, तो इस तरीके की जो वैक्सीन बनाई जाती हैं ये होती है सब यूनिट वैक्सीन्स। वहीं अगर हम एग्जाम्पल्स को देखने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल में सब यूनिट वैक्सीन में सबसे पहला एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी या पर्ट्यूसिस के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस यानी न्यूमोनिया के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी, ये सब तरीके की वैक्सीन में हम लोगों ने पैथोजन के स्पेसिफिक एंटीजेंस को यूज किया था। और जब हम लोग किसी स्पेसिफिक पैथोजन के स्पेसिफिक एंटीजन को यूज करते हैं और उस तरीके से वैक्सीन बनाते हैं तो उनको हम नाम देते हैं सब यूनिट वैक्सीन्स। तो ये बात हो गई तीसरे तरीके की वैक्सीन की, तीसरी नहीं चौथी। आगे एक तरीके की वैक्सीन है जिसको हम नाम देते हैं हेप्टन कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। और इस वैक्सीन में क्या होता है, नाम क्या है, हेप्टन कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स। और इन हेप्टन कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स में क्या होता है कि जो कैप्सुलर पार्ट होता है किसी भी बैक्टीरिया का, उसको कैरियर प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट कर दिया जाता है और फिर होस्ट की बॉडी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो हम लोगों ने इस तरीके से भी वैक्सीन बनाई गई है। और वो वैक्सीन कौन सी है, पहले यही लिखो कि कैप्सुलर पार्ट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉन्जुगेटेड विद कैरियर प्रोटीन। और इस तरीके से जो वैक्सीन बनाई जाती हैं और उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसके बाद होस्ट की बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वो इम्यून रिस्पॉन्स, एग्जाम्पल लिख लो, इसमें क्या करते हैं हम, यहां पर हम जो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड है किसी भी बैक्टीरिया का, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के केस में हम लोगों ने ये वैक्सीन क्रिएट की थी, तो जो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वाला पोर्शन होता है बैक्टीरिया का, उसको कॉन्जुगेट कर दिया जाता है कैरियर प्रोटीन के साथ। तो ये हो गई हमारी पांचवें तरीके की वैक्सीन जिनको हम हेप्टन कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स बोलते हैं। और इसमें हम लोग कैरियर प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेशन करते हैं जो बैक्टीरिया के पॉलीसैकेराइड होते हैं या फिर उस कैप्सुलर पोर्शन जो होता है जो पॉलीसैकेराइड से मिलकर के बना हुआ होता है, उनको कैरियर प्रोटीन्स के साथ कॉन्जुगेट कर देते हैं और फिर उसको होस्ट की बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके बाद अगर हम छठे तरीके की वैक्सीन्स को देखें तो वो होती हैं हमारी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स। और ये क्या बला है,
वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स, ये वाले तरीके की। और जो 7th हम लोग बात करने वाले हैं, जो DNA एंड RNA बेस्ड वैक्सीन्स होती हैं, ये दोनों तरीके की वैक्सीन्स अभी ज़्यादातर क्लिनिकल ट्रायल्स में ही हैं। जैसे अगर हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे HIV के एनवलप प्रोटीन्स को यूज़ करके एक तरीके की HIV के लिए एंटीबॉडीज़ बनाई जा रही हैं। तो उसमें जो प्रोसीजर यूज़ किया जा रहा है वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स ही हैं। HIV एनवलप प्रोटीन। मलेरिया के लिए भी वैक्सीन इसी तरीके से तैयार की जा रही है। और अगर हम तीसरी बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस के एंटीजन्स को यूज़ करके इसी तरीके से, इसी टेक्निक से एक वैक्सीन बनाई जा रही है हेपेटाइटिस बी वायरस का एंटीजन। तो ये इससे हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है। और वहीं अगर हम 7th नंबर की बात करें जो कि DNA और RNA बेस्ड वैक्सीन्स हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग mRNA या फिर DNA जो होता है वायरस का उसको यूज़ करते हैं। जैसे हर्पीज वायरस के केस में CpG रेसिड्यूज को यूज़ करके उसके लिए वैक्सीन क्रिएट की जा रही है। लेकिन इस तरीके की वैक्सीन्स भी ज़्यादातर क्लिनिकल ट्रायल्स में ही हैं। अगर आप लोगों को लिखना है, यू गाइज कैन नोट इट डाउन। Most of them are also in clinical trials. और इसमें क्या किया जाता है, इसमें mRNA को यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ mRNA एंड DNA। जैसे CpG रेसिड्यूज को यूज़ किया जा रहा है हर्पीज वायरस के, और इससे वैक्सीन बनाई जा रही है। तो इस तरीके की वैक्सीन जो होती हैं वो DNA और RNA बेस्ड वैक्सीन्स होती हैं। अभी रिसेंट में ही आप लोगों ने कोविड की वैक्सीन्स भी लगवाई हैं। तो कमेंट्स में आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट कोविड-19 वैक्सीन्स के बारे में देखा, और वो जो वैक्सीन्स थी वो कौन सी RNA बेस्ड वैक्सीन्स थी, कौन सी वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स थी, जहां पर वायरल वेक्टर मतलब जहां पर वायरस को मॉडिफाई करके वैक्सीन बनाई गई थी, और वो जो वैक्सीन्स थी उनके नाम क्या क्या थे। जैसे अगर RNA बेस्ड वैक्सीन की बात करें तो वहां पर फाइजर और बायोटेक, और फाइजर और बायोटेक के केस में हम लोगों ने जो कोविड-19 वायरस था उस वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स को यूज़ किया था। और वहीं अगर दूसरे तरीके की वैक्सीन के बारे में बात करें कोविड-19 की, तो वो हमारी कौन सी थी, वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स। और उन वैक्सीन्स के अंदर अगर नाम देखने की कोशिश करें तो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन थी वो हम लोगों ने क्रिएट की थी, और उसमें हमने एडिनो वायरल वेक्टर को यूज़ किया था होस्ट के अंदर इम्यूनाइजेशन डेवलप करने के लिए। तो ये बात हो गई हमारी वैक्सीन्स के बारे में। तो ये एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। चौथे तरीके की जो वैक्सीन है वो सब यूनिट वैक्सीन है, और इसमें क्या किया जाता है, इम्यूनाइजेशन के लिए उस पैथोजन के कुछ स्पेसिफिक एंटीजन्स को यूज़ किया जाता है, और उन एंटीजन्स को होस्ट की बॉडी में इनकॉर्पोरेट करा दिया जाता है। जैसे आज तक अगर सब यूनिट वैक्सीन्स जो बनाई गई हैं वो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, DPT वैक्सीन्स बनाई गई थी पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के लिए इसी मेथड से, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है निमोनिया वाला उसके लिए भी ये वैक्सीन बनाई गई थी सब यूनिट वैक्सीन।
और इसमें क्या किया जाता है, पैथोजन के कुछ स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं जो उसी स्पेसिफिक पैथोजन पर मिलेंगे, उन पैथोजन को लिया जाता है और होस्ट की बॉडी में इनकॉर्पोरेट करा दिया जाता है। वहीं अगर पांचवें तरीके की देखें तो हैप्टेन कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, और इसमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेशन करा दिया जाता है कैप्सुलर पार्ट का। जो बैक्टीरिया का पॉलीसैकेराइड से बना हुआ कैप्सुलर पार्ट होता है उसको कैरियर प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट करा दिया जाता है। और आज तक इस केस में कुछ वैक्सीन्स बनी है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के केस में। और अगली दो तरीके की और है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स और डीएनए आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स, और ये दोनों वैक्सीन ज़्यादातर क्लिनिकल ट्रायल्स में ही हैं। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स में मलेरिया के लिए भी वैक्सीन बनाई जा रही है, एचआईवी के एनवलप प्रोटीन्स को यूज करके एचआईवी के लिए भी वैक्सीन बनाई जा रही है। अगर हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करें तो उसके एंटीजन्स को यूज करके इसके लिए भी वैक्सीन बनाई जा रही है। डीएनए और आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स में ज़्यादातर हम लोग एमआरएनए को यूज़ करते हैं, डीएनए को यूज़ करते हैं, आरएनए को यूज़ करते हैं। जैसे हर्पीज वायरस के केस में सीपीजी के रेसिड्यूज को लेकर के डीएनए और आरएनए बेस्ड वैक्सीन बनाई जा रही है, और ये जो वैक्सीन्स हैं ये ज़्यादातर क्लिनिकल ट्रायल्स में ही हैं। वहीं हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया कि कुछ कोविड-19 की इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स आप लोग मुझे बताइए, और कुछ मैंने आपको बताई दी हैं कि कुछ आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स भी बनी थी जो फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना वाली थी, जहां पर हम लोगों ने आरएनए को यूज़ किया था, स्पाइक प्रोटीन्स को यूज़ किया था। और कुछ वैक्सीन्स जो थी वो वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स भी थी, जहां पर वायरस के जो प्रोटीन्स थे उनको मॉडिफाई करके बनाई गई थी वो। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस की हैं, और अगर आप लोगों को चीज़ें समझने में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आगे हम लोग सिग्नलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो यू गाइस कैन लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगर कोई भी नई अपडेट आती है तो फटाफट आप लोगों के पास पहुंच जाए। एंड यू गाइस कैन शेयर दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम, ताकि उन लोगों की जो प्रिपरेशन है उसमें भी चार चांद लग जाए और वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं। बाय।